स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का फिजिक्स का। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जितना भी बेसिक है पहले चैप्टर का सारा क्लियर हो जाएगा और यहीं से सही विकल्प भी आपके बन जाएंगे और इतना याद कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। 100% गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है कि आवेश। ठीक है, आवेश क्या होता है? तो आवेश बेटा वो होता है, कोई भी वस्तु है वो हमेशा आवेश के कारण ही आकर्षण या उसमें प्रतिकर्षण का गुण आता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ये वस्तु है, यानी एक परमाणु है, एक ये परमाणु है। हमको पता है कि परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं, परमाणु की जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ई। ठीक है, परमाणु की कक्षा में क्या लगा रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, ई। ठीक है, जिस पर ऋणावेश होता है। वहीं अगर हम बात करें कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में होता है क्या? परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, याद रखेंगे परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक तो होता है बेटा प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं परमाणुओं के। ठीक है, और कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इस पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब जो भी एक परमाणु होता है ना, परमाणु, उसमें हमेशा प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी कि इसका मतलब यह है, जितने प्रोटॉन होंगे, मान लीजिए इसमें 10 प्रोटॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 10 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 10 ही होंगे। उसी प्रकार इसमें भी प्रोटॉन अगर 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, बराबर बराबर रहेंगे। इसी प्रकार इसलिए कहते हैं कि परमाणु जो अपने आप में खुद खुद तो उदासीन होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने धन हैं उतने ही उसके पास ऋण है, पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है। इसलिए परमाणु तो न्यूट्रल है, उदासीन है। लेकिन बेटा क्या होता है, जब इन वस्तुओं को पास पास लाया जाता है या इन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉनों का। प्रोटॉन कभी एक दूसरे के, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाते, क्योंकि वो नाभिक में बंधे होते हो। हमें पता होगा कि जो दुनिया का सबसे मजबूत बल है वो नाभिकीय बल है, इसलिए वो नाभिक में बंधे रहते हैं प्रोटॉन। तो क्या जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन जाता है। मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकल कर पहले वाले वस्तु से दूसरी वाली वस्तु में चले गए, दो इलेक्ट्रॉन निकल कर। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बता देना मुझे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बेटा 8। कितनी हो जाएगी? 8। और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो ये बताइए, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो इस पर आ जाएगा धनायन। और इस पर, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए इस वाले में और प्रोटॉन कम है, तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा? ऋणावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऋणावेश। इससे आपको समझ में ये आ जाएगा कि, इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा? इससे आपको ये समझ में आ जाएगा बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है उस पर क्या आता है? धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? धनावेश। और जो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसने, इस पर क्या आता है? ऋणावेश आ जाता है। उस पर क्या आ जाता है बेटा? ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, समझ गए? तो धनावेश यानी दो प्रकार के धनावेश। धनावेश जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे? त्याग करे। क्या करे बेटा? त्याग करे। जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा, उसे क्या कहेंगे? धनावेश कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उसे क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, आगे देखें, आगे चलेंगे तो आगे लिखा है बेटा ऋणावेश। और ऋणावेश का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? ग्रहण करे। ठीक है, उसके बाद देखें आगे, तो आवेश का नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी कि बेटा जी, जो धनावेश ऋणावेश ये नाम दिया है ना, वो किसने दिया है? वो दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ये यूएसए के थे। ठीक है, यूएसए के थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने आवेशों का नामकरण दिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। तो बेटा समान आवेश में तो होता है प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में होता है आकर्षण। यानी बेटा पॉजिटिव और पॉजिटिव ये कभी भी पास पास नहीं आएंगे, इनमें होता है प्रतिकर्षण। यानी ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर इधर की साइड बल लगेगा और ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर इधर की साइड, यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या जाएंगे? दूर। लेकिन लेकिन बेटा जैसे ही विपरीत आवेश, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनमें लगता है आकर्षण बल और ये एक दूसरे के क्या आते हैं बेटा? करीब आते हैं। क्या आते हैं बेटा? करीब आते हैं। तो विपरीत आवेश में क्या होगा बेटा? आकर्षण बल होगा।
और समान आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है। उसके बाद बेटा परमाणु। परमाणु वह कण जिसे सूक्ष्म कणों में विभाज्य ना किया जा सके, मतलब परमाणु ही प्रकृति का सबसे छोटा कण होता है, इसको हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते। लेकिन बेटा इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे उसके नाभिक में क्या होता है बेटा, नाभिक में हमने बता दिया प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धनावेश से, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है जो ऋणावेशित होते हैं। ठीक है। अब इन पे जो चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो बेटा प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उतना ही प्रोटॉन पर होता है, लेकिन प्लस आगे लग जाता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। आगे देखिए अगर बेटा, तो आगे ये लिखा है कि परमाणु क्रमांक। तो बेटा जो भी परमाणु है ना, तो परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या कहला रही है बेटा, परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा परमाणु भार क्या होता है, कि परमाणु ये भार क्या है, तो बेटा जो भी क्या है, जो भी आपका परमाणु होता है, तो परमाणु में जो भी नाभिक है ना, नाभिक बीच में, तो नाभिक में हमें पता है, मैंने अभी बताया कि नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है बेटा, एक न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। एक एक नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो परमाणु क्रमांक कहलाती है, तो उसमें परमाणु प्रोटॉन कितने होंगे, उसके नाभिक में 11 होंगे। ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला देंगे तो उसे परमाणु भार कह देते हैं। यानी कि नाभिक का समस्त भार क्या कहलाएगा बेटा, नाभिक का समस्त भार कहलाएगा परमाणु भार, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। और परमाणु क्रमांक सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या अकेला, और परमाणु भार प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। तो बेटा किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए परमाणु स्वयं में क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। परमाणु स्वयं में क्या होता है बेटा, उदासीन होता है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बेटा कि सबसे मजबूत बल, मैंने बताया सबसे मजबूत बल दुनिया का नाभिकीय बल है, और सबसे कमजोर बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है। परमाणु का आकार जो होता है एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। बेटा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई परमाणु है, ठीक है, क्या है बेटा, ये परमाणु मान लीजिए मैंने, और ये उसका नाभिक है। क्या है बेटा, नाभिक। तो ये बताइए परमाणु का नाभिक बड़ा होगा या परमाणु की, परमाणु बड़ा होगा या परमाणु का नाभिक बड़ा होगा। आपको क्या बड़ा होगा बेटा, परमाणु बड़ा होगा। यानी परमाणु की यहाँ से त्रिज्या देखेंगे तो परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा होगी, लेकिन नाभिक की त्रिज्या देखेंगे तो नाभिक तो छोटा है। तो ये बताइए 10⁻−10 बड़ा है या 10⁻−15 बड़ा है। बेटा जिस पे पावर लग जाती है माइनस, वो बहुत क्या हो जाता है, छोटा। यानी 10⁻−15 ये बहुत छोटा है। क्या, 10⁻−10 से भी छोटा है। कौन, 10⁻−15। तो बेटा हमें पता है कि नाभिक जो है ना, नाभिक उससे छोटा है। किससे, परमाणु से छोटा है। तो 10⁻−15 में मापा जाता है। यानी पर नाभिक जो होता है परमाणु का 10⁻−15 यानी फर्मी, जिसको कहते हैं क्या, फर्मी। 10⁻−15 को क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। याद रखना है 10⁻−15 फर्मी कहलाता है। अभी मैं आगे चल के उसको भी बता दूंगा, लिखा है इसमें पीडीएफ में है कि 10⁻−6 माइक्रो है और 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। तो परमाणु का आकार जो होता है बेटा 10⁻−10 में मापा जाता है, यानी एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। वहीं परमाणु के नाभिक का आकार फर्मी में मापा जाता है। ठीक है बेटा, याद रखना है आपको। आगे देखें तो द्रव्यमान की बात करें तो बेटा सभी का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु ये है, यानी एक परमाणु बेटा ये है, ठीक है, और एक परमाणु ये है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इधर से इधर चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये यानी सेकंड वाला और ये पहला वाला, तो पहले वाले का परमाणु यानी उसके द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा क्या, और दूसरे वाले द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा क्या। तो बेटा पड़ने वाला है फर्क। क्या फर्क पड़ेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान होता है, तो जिससे निकला है उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच गया उसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है बेटा, किलोग्राम। ठीक है। वहीं हम बात करें कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बेटा होता है क्या, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है बेटा, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, याद रखना है आपको। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बेटा रहता है किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर या थोड़ा उससे ज़्यादा रहता है। ठीक है, आपको ये तीनों के याद रखने हैं।
आगे पढ़ेंगे तो आगे बेटा है खोज। तो खोज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन, प्रोटॉन की है रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की है चैडविक। हमको पता है ईंट पर नाच एक क्या होती है, एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच, उससे आपको याद कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आवेश जो है ना, आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वैसा बेटा आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, या होता है एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। कैसे बनता है एम्पियर इंटू सेकेंड? तो बेटा हमको पता होगा, हमने पार्ट 3 में पढ़ा होगा कि Q बराबर हो, सॉरी I बराबर होता है कि विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है बेटा Q बटे टी। क्या होता है बेटा? Q बटे टी। अगर हम इस Q का मान निकालना चाहें, यहीं से हम अगर क्या बेटा Q का मान निकालना चाहें तो Q इधर ही रहेगा, ये T चला जाएगा, गुणा हो जाएगा T से, किससे? I से। T से गुणा किस में हो जाएगा? I। तो बेटा Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। यानी पहले लिखा था बेटा क्या, पहले क्या लिखा था? I बराबर Q बटे टी, लेकिन बेटा Q इधर ही रहने दो और ये T चला जाएगा इधर, तो I इंटू टी हो जाएगा। क्या बेटा? I इंटू टी। तो ये तो कूलाम हो गया, आवेश हो गया। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? I माने विद्युत धारा और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, T माने समय, समय का सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकंड, I इंटू टी यानी एम्पियर इंटू सेकंड। तो ऐसा ही मात्रक इसके दो हैं, एक तो कूलाम है डायरेक्ट याद रख लेना है, और दूसरा एम्पियर इंटू सेकंड है बेटा, ठीक है। आगे देखिए सीजीएस मात्रक। तो बेटा सीजीएस मात्रक होता है इसका स्थित कूलाम या फ्रैंकलिन, ठीक है। दो होते हैं, स्थित कूलाम या फ्रैंकलिन, और एक कूलाम में होते हैं 3 × 10⁻⁹ स्थित कूलाम। हमेशा याद रखना है कि सीजीएस मात्रक हमेशा ऐसा ही मात्रक से छोटा ही रहता है, ठीक है। तो एक कूलाम में होता है 3 × 10⁻⁹ स्थित कूलाम, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है बेटा? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है 1 फैराडे, जिसमें 96,500 कूलाम होता है। अब इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है, ठीक है। 1 फैराडे में कितना? 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं आवेश का विमित सूत्र। तो बेटा आवेश का विमित सूत्र हम कैसे बनाते हैं? क्योंकि हमें पता है बेटा Q बराबर क्या है? आई टी है, I इंटू टी। Q बराबर क्या? I इंटू टी। तो I यानी विद्युत धारा का विमित सूत्र क्या होता है? बीमा A होती है, और T की तो समय की तो T ही होती है। तो बेटा बीमा को हम इस प्रकार बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा? AT। यानी कि आवेश का विमित सूत्र बेटा क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? AT हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये लिखा है नीचे। आगे देखते हैं बेटा, लिखा है आवेश संरक्षण। क्या बेटा? आवेश संरक्षण। यानी आवेश संरक्षण का मतलब बेटा ये है कि आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है। जैसे मैंने मान लिया कि बेटा एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, ठीक है। इस परमाणु में मैंने कहा कि इस वाले परमाणु में, पहले वाले परमाणु में प्रोटॉन है कितने? 10। मैं 10 भी लेके चल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन है 10। उसी प्रकार इधर भी प्रोटॉन 10 हैं और इलेक्ट्रॉन है बेटा कितने? 10 हैं। तो टोटल मिला के दोनों परमाणु में आवेश हो जाएंगे 40 के। प्रोटॉन 10, ये 10, ये 10 दिया, कितना हो जाएगा? टोटल 40 हो जाएगा दोनों पर, ठीक है। लेकिन मैंने कहा बेटा इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, इस स्थानांतरण जो होता है इलेक्ट्रॉनों का, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए किधर बेटा? इस दो वाले में चले गए। तो बेटा क्या होगा? स्थिति क्या बदलेगी? तो स्थिति बदल जाएगी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 14 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, यानी 4 चलेगा तो 6 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 6। अब जोड़ना दोनों में कितने होते हैं? 10 और 6 16, 16 10 26 और 26 14 40, यानी अभी भी 40 है। इसका मतलब ये हुआ है कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। क्या बेटा? कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये लिखा है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। अगला देखते हैं आगे क्या लिखा है, आवेश का क्वांटीकरण। बेटा आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? हमको पता होना चाहिए कि जो मूल आवेश होता है, यानी जो न्यूनतम आवेश होता है बेटा, होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना रहता है? इतना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इसको हम ई भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ई, ठीक है, ई कह देते हैं, ठीक है। तो बेटा हमेशा जो ई का मान या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है उसका मान हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा, यानी एन यहाँ पर जो रहेगा ना, पूर्ण संख्या के गुणक के रूप में। यानी कि अगर हम ई है ना, जो ई में गुणा कर दे 1.6, तो ये ऐसा आवेश संभव नहीं है। हमेशा अगर एन ई में जो गुणा होगा ना, आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। यानी एन बराबर हमेशा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 अनंत तक, लेकिन कभी 1.5 नहीं होगा, यानी दशमलव के रूप में नहीं होगा।
और भिन्न के रूप में 2/3, 4/3 ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आवेश का स्थानांतरण जब भी होगा पूर्ण गुणक के रूप में होता है, हमेशा पूरा का पूरा आवेश स्थानांतरित होता है, आधा पौना नहीं होता है कभी भी स्थानांतरित, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इसका सूत्र Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन का मान 1 2 3 4 और अनंत तक हो सकता है। ई बराबर है इलेक्ट्रॉन का आवेश अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम। एन का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, मैंने बता चुका हूँ बेटा। उसके बाद लिखा है न्यूनतम आवेश। तो न्यूनतम या मूल आवेश क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक आवेश को न्यूनतम आवेश कहते हैं, यानी जो बेटा इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है बेटा, ये वाला होता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं बेटा। वस्तुओं को जो आवेशित करने की प्रक्रिया बताई थी सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। किसने बताई थी बेटा? थेल्स ने। यूनान के वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने बताई थी। आगे लिखा है बेटा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो बेटा कैसे निकालेंगे? यानी हमने अभी सूत्र पढ़ा था क्वांटीकरण में कि Q बराबर क्या होता है बेटा? एन ई होता है। क्या बता? एन ही। तो हमें एन का मान निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, एन का मान। तो एन का मान निकालने के लिए बेटा एन इधर ही रहने दो, तो ये वाला ई क्यू के नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा कि नहीं? तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एन बराबर क्यू बटे ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ई। तो क्या कहा? एक कूलाम आवेश, यानी क्यू का मान कितना दिया बेटा? 1 दिया है, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू का मान कितना दिया है? 1 दिया है, ये मैंने लिख दिया है, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, और ई का मान हमें पता ही है कि ई का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर एन ही है, और एन का मान निकल आएगा Q बटे ई निकल आएगा बेटा, है। उसके बाद मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे बेटा, तो Q का मान क्या है? 1 बताया है, तो 1 लिख दिया। ई का मान क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 है। अब ये -19 वाला ऊपर जाएगा तो प्लस का बना देगा, तो 10⁻19 हो गया बेटा, प्लस का हो गया, ठीक है। और एक दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10 बढ़ा दिया, ठीक है। अब बेटा देखोगे कि 16 आ गया नीचे, और ऊपर है 1, तो और 10 है, मान लीजिए 10 है, तो 10 में तो भाग जाता नहीं है 16 का, इसलिए 10⁻19 में से एक पावर ले लेते हैं और उधार ले लेते हैं। तो एक पावर अगर निकाल लेंगे तो इस पर 10⁻18 बटेगा, 18 बचेगी, लेकिन इससे 10 का गुणा हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁻18 है बेटा। तो यहाँ पर 100 से भाग देंगे 16 में, तो 16 × 96 बेटा, 4 बचाएगा, तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो इस प्रकार एन का वैल्यू जो आई है 6.25 × 10⁻18, यानी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। आगे बढ़ते हैं बेटा, कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम बेटा ऐसा कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसका मतलब बेटा क्या है कि मान लीजिए दो आवेश हैं, क्या है? एक Q1 है, एक Q2 है। तो बेटा ये किसी दूरी पर रखे हैं, जिसकी दूरी मैंने मान ली कि r दूरी पर ये आवेश रखे हैं। बेटा अगर इनको और ज़्यादा दूर रख दिया जाए, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर r दूरी है, यहाँ पर रख दिया, तो बेटा अब बल इसमें कम लगेगा, यानी दूरी बढ़ाते जाएंगे तो बल क्या लगेगा? बहुत कम लगेगा। लेकिन बेटा इनका परिणाम बढ़ाते जाएंगे, यानी हम इस आवेश को बढ़ाते जाएंगे, चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, इसमें चार्ज और डाल देंगे, चार्ज का मान बढ़ाएंगे, आवेश का मान बढ़ाएंगे, तो इसके बीच में बल ज़्यादा लगेगा। तो यही कहा गया है कि जो बल लग रहा है ना बेटा, क्या लग रहा है? बल, वो हमेशा इन दोनों आवेशों के, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या रहेगा? समानुपाती। यानी ये दोनों बढ़ाएंगे तो बेटा बल भी बढ़ेगा। लेकिन दूरी बढ़ा दी कहीं बेटा तो बल घटेगा। तो क्या होता है? दूरी के वर्ग की, बेटा क्या? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा बेटा, एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है। अब इन दोनों को साथ लिख देंगे, तो इनको साथ लिखने पर क्या आ जाएगा? इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। साथ लिखने पर हमें F समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। बेटा फिजिक्स में क्या होता है? जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कुछ ना कुछ तो नियतांक आता है। तो F बराबर यहाँ पर K नियतांक आ जाता है, 1/4πε0 इसका मान होता है, ठीक है, या इसी का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर